जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत के अंतर्गत अध्याय 12, जिसके चैप्टर का नाम है स्वराज के लिए संघर्ष नंबर 1, यानी कि 1919 से 1927। गांधी जी का प्रवेश हो चुका है। अब मज़ा आने वाला है। भारत में जन आंदोलन शुरू होने वाला है। भारत के जन जन तक लोगों के पास आवाज़ जाएगी, स्वराज स्वराज स्वराज, कि देश के लिए कुछ करना है। आपको ये पता चलेगा कि वो व्यक्ति ने वो काम कर दिखाया जो आज तक किसी ने किया नहीं था। क्या किया नहीं था? जन जन, सामान्य से सामान्य व्यक्ति सोचने लगा कि हम देश के लिए कुछ करने जा रहे हैं। चलिए, राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण यानी कि 1919 में शुरू हुआ, जब विशाल जन आंदोलन का युग आरंभ हुआ। इस काल में भारतीय जनता ने संभवतः विश्व इतिहास के सबसे बड़े जन संघर्ष लड़े और भारत की राष्ट्रीय क्रांति विजयी हुई। जैसा कि हमने पीछे के अध्याय में देखा, प्रथम महायुद्ध यानी 1914 से 1918 के दौरान एक नई राजनीतिक स्थिति विकसित हो रही थी। राष्ट्रवादी की ताकत बढ़ी थी। राष्ट्रवादियों को युद्ध के बाद बड़े राजनीतिक लाभ मिलने की आशाएं थी और ये आशाएं पूरी न हो पाने पर वे लड़ने को भी तैयार थे। महायुद्ध के बाद के वर्षों में आर्थिक स्थिति और बिगड़ी। पहले दो कीमतें बढ़ीं और फिर आर्थिक गतिविधियां बंद होने लगीं। युद्ध के दौरान विदेशी आयात के रुक जाने के कारण भारतीय उद्योग फले फूले थे, मगर अब उनको घाटा होने लगे और वे बंद होने लगे। इसके अलावा भारत में अब विदेशी पूंजी बड़े पैमाने पर लगाई जाने लगी। भारतीय उद्योगपति चाहते थे कि सरकार आयातों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगाकर तथा मदद देकर उनके उद्योग को सुरक्षा प्रदान करे। अब उन्हें भी महसूस होने लगा कि केवल एक मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन तथा एक स्वाधीन भारतीय सरकार के द्वारा ही ये लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। बेरोजगारी तथा महंगाई की मार से पीड़ित मजदूर तथा दस्तकार भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो उठे। अफ्रीका, एशिया और यूरोप में कुछ जीते हासिल करके देश लौटे भारतीय सैनिकों ने भी अपने आत्मविश्वास तथा दुनिया के बारे में अपना ज्ञान ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाया। बढ़ती गरीबी तथा भारी करों के बोझ से कराहते किसान भी नेतृत्व पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। नगरों के शिक्षित भारतीय भी बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त थे। इस तरह भारतीय समाज के सभी वर्ग आर्थिक कठिनाइयां महसूस कर रहे थे और इन कठिनाइयों को सूखों, महंगाई और महामारियों ने और बढ़ा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान के अनुकूल थी। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उस समय क्या हुआ होगा जब प्रथम विश्व महायुद्ध हुआ। सब और क्या, महंगाई बढ़ गई, ठीक है, भुखमरी छा गई, ठीक है, लोग हताश थे, ठीक है, लोगों को आशा थी कि हमारे अनुकूल हमारी मांग मान ली जाएंगी, वो नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी राष्ट्रवादी के पुनरुत्थान के अनुकूल थे। प्रथम महायुद्ध ने पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवाद को बहुत बल पहुंचाया था। अपने युद्ध प्रयासों में जन समर्थन पाने के लिए मित्र राष्ट्रों अर्थात ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली और जापान ने दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक नया युग आरंभ करने का वचन दिया था। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपना उपनिवेशवाद खत्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उल्टे पेरिस शांति सम्मेलन तथा दूसरे सभी संधियों में युद्धकालीन वचन बल्कि तोड़ दिए गए। क्या बात है। अफ्रीकी, पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी एशिया में युद्ध में हारने वाली शक्तियों अर्थात जर्मनी और तुर्की के सहारे उपनिवेशों को विजेताओं ने आपस में बांट लिया। इससे एशिया और अफ्रीका में हर जगह जुझारू और भ्रमयुक्त राष्ट्रवाद उठ खड़ा होने लगा। भारत में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों के कुछ प्रयास बेदिली से किए,
बेदिली से यानी बेदिली यानी कि बेमन से किए, मगर साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसका राजनीतिक सत्ता छोड़ने या उसमें भारतीयों को साझेदार बनाने का कोई इरादा नहीं था। महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि गोरों की प्रतिष्ठा घटी। साम्राज्यवाद के आरंभ से ही यूरोपीय शक्तियों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जातीय सांस्कृतिक श्रेष्ठता का स्वांग रचा था। लेकिन युद्धों के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ धुआंधार प्रचार किया तथा अपने विरोधियों द्वारा उपनिवेशों में बर्बर और असभ्य व्यवहार का पर्दाफाश किया। स्वाभाविक तौर पर उपनिवेशों की जनता ने दोनों पक्षों पर विश्वास किया और गोरों की श्रेष्ठता का भय उनके मन से उठने लगा। रूसी क्रांति के प्रभाव से भी राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत बल मिला। रूस में व्लादिमीर इलियच लेनिन के नेतृत्व में वहाँ की बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी ने जार का 7 नवंबर 1917 में तख्ता पलट दिया और वहाँ दुनिया के पहले समाजवादी राज्य सोवियत संघ की स्थापना की घोषणा की। चीन और एशिया के दूसरे भागों में अपना साम्राज्यवादी अधिकारों को एक तरफा तौर पर छोड़कर एशिया में जार के पुराने उपनिवेश को आत्मनिर्णय का अधिकार देकर और अपनी सीमा में रहने वाली उन सभी एशियाई जातीयताओं को जो पुराने शासन के अधीन उसके दमन का शिकार रही थीं, समान अधिकार देकर नई सोवियत सत्ता ने उपनिवेशों की जनता में बिजली की लहर दौड़ा दी। रूस की क्रांति ने उपनिवेशों की जनता में एक नई जान फूंक दी। इसने उपनिवेशों की जनता को यह महान पाठ पढ़ाया कि साधारण जनता में बेपनाह शक्ति निहित होती है। अगर निहत्थे किसान और मजदूर अपने यहाँ अत्याचारियों के खिलाफ एक क्रांति कर सकते हैं, तो गुलाम राष्ट्रों की जनता भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकती है, बशर्ते कि वह भी उतनी ही एकताबद्ध, संगठित और आज़ादी के लिए लड़ने पर दृढ़ हो। भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन इस बात से भी प्रभावित हुआ कि एशिया और अफ्रीका के दूसरे भाग भी युद्ध के बाद राष्ट्रवादी आंदोलन से आंदोलित हो रहे थे। भारत ही नहीं बल्कि आयरलैंड, तुर्की, मिस्र तथा उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के दूसरे अरब देशों ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, हिंदचीनी, फिलीपींस, चीन, कोरिया में भी राष्ट्रवाद की लहरें आगे बढ़ीं। राष्ट्रवादी और सरकार विरोधी भावनाओं की उठती लहर से परिचित ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर गुड़ खिलाकर डंडे मारने की अर्थात कुछ छूट और दमन की नीति अपनाने का फैसला किया। क्या बात है महाराज, दाद देनी होगी। इस नीति में गुड़ का काम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से लिया गया। अरे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का है भैया। अरे कुछ जानी, हाँ ये ऐसे बता दिया, कुछ पढ़िया तब है तो समझ में आई, अगर ना पढ़िया तो कहाँ समझ में आई। चलिए शुरुआत करते हैं। अरे ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री एडविन मॉन्टेग्यू तथा वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1918 में संविधान सुधारों की एक योजना सामने रखी, जिनके आधार पर 1919 का भारत सरकार कानून बनाया गया। इस कानून में प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया तथा निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनाव जीत कर आएंगे। भारत सरकार कानून बनाया। इस कानून में क्या किया भैया, प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया तथा निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनाव जीत कर आएंगे। गुड़ दिखा गया डंडा मारना, अब हो रहा ना गुड़ खिला रहे। दोहरी शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार दिए गए। क्यों दिए गए, ठीक है देखते हैं। इस प्रणाली में वित्त, कानून और व्यवस्था आदि कुछ विषय आरक्षित घोषित करके वित्त, कानून
और व्यवस्था आदि कुछ विषय आरक्षित घोषित करके गवर्नरों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखे गए तथा शिक्षा, जन स्वास्थ्य तथा स्थानीय स्वशासन जैसे कुछ विषयों को हस्तांतरित घोषित करके उन्हें विधायिकाओं के सामने उत्तरदायी मंत्रियों के नियंत्रण में दे दिया गया। इसका अर्थ यह भी था कि जिन विभागों में काफ़ी धन खर्च होता था वे हस्तांतरित तो होंगे, मगर उनमें भी वित्त पर पूरा नियंत्रण गवर्नर का होगा भैया। इसके अलावा गवर्नर अपनी समझ से विशिष्ट किसी भी आधार पर मंत्रियों की आज्ञा को रद्द कर सकता है। हुईगा बना, डंडा दे दिया। मंत्री की आज्ञा को रद्द कर सकता है। केंद्र में 2 सदनों की व्यवस्था थी। निचले सदन अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 144 सदस्यों में 41 सदस्य नामजद होते थे। ऊपरी सदन अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 26 नामजद तथा 34 चुने हुए सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण न था। दूसरी ओर केंद्र सरकार का प्रांतीय सरकारों पर अबाध नियंत्रण था। इसके अलावा वोट का अधिकार बहुत अधिक सीमित था। 1920 में निचले सदन के लिए कुल 9,09,674 तथा ऊपरी सदन के लिए 17,364 मतदाता थे। मगर भारतीय राष्ट्रवादी इन मामूली छूटों की मांग से बहुत आगे बढ़ चुके थे। वे अब राजनीतिक सत्ता की छाया मात्र से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बम्बई में एक विशेष सत्र बुलाया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष हसन इमाम थे। कौन है भैया? हसन इमाम थे। इस सत्र ने इन प्रस्तावों को निराशाजनक और असंतोषजनक बतलाकर इनकी जगह प्रभावी स्वशासन की मांग रखी। सुरेंद्र तेंदुलकर के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ वयोवृद्ध नेता सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, ये लोग उदारवादी कहे गए तथा भारतीय राजनीति में आगे चलकर उनकी बहुत नगण्य भूमिका रही। रोलेट एक्ट भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास करते समय भी भारत सरकार दमन के लिए तैयार थी। युद्ध के पूरे काल में राष्ट्रवादियों का दमन जारी रहा। क्रांतिकारियों को खोज कर फांसी पर लटकाया व जेलों में बंद किया जाता था। अबू कलाम आज़ाद जैसे दूसरे अनेक राष्ट्रवादी भी सिंकचो के पीछे बंद रहे। सिंकचो, अब ये क्या होता है? मतलब जेलों के पीछे बंद रहे थे। अब रोलेट एक्ट सरकार ने स्वयं को ऐसी भयानक शक्तियों से लैस करने का फैसला किया जो कानून के शासन के स्वीकृत सिद्धांतों के प्रतिकूल थी, ताकि वह सरकारी सुधारों से संतुष्ट न होने वाले राष्ट्रवादियों को कुचल सके। मार्च 1919 में सरकार ने केंद्रीय विधान परिषद के हर एक भारतीय सदस्य द्वारा विरोध के बावजूद रोलेट एक्ट बनाया। इस कानून में सरकार को अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में मुकदमा चलाए और दंड दिए बिना जेल में बंद कर सके। कैदी को अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थित करने का जो कानून ब्रिटेन में नागरिक स्वाधीनताओं की बुनियाद था, उसे भी निलंबित करने का अधिकार सरकार ने रोलेट कानून से प्राप्त कर लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व संभाला। लोगों पर रोलेट कानून बादल से बिजली की तरह गिरा, यानी वज्रपात। युद्ध के दौरान सरकार ने भारत की जनता से जनतंत्र का विस्तार करने का वादा किया, मगर यह कानून तो एक बेरहम मजाक था। जैसे कि भूखे आदमी को भोजन की आशा हो मगर उसे कंकड़ परोसे गए हों।
लोकतांत्रिक प्रगति तो नहीं हुई मगर नागरिक स्वतंत्रताएं और भी कम कर दी गई। ये है गुड़ दिखा के डंडे मारना। देश में असंतोष फैल गया और इस कानून के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक एक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाल ली। इस नए नेता ने पुराने नेताओं की एक बुनियादी कमजोरी को खूब पहचाना। दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद से लड़ते हुए उन्होंने संघर्ष का एक नया रूप असहयोग और एक नई तकनीक सत्याग्रह का विकास किया था, जिसे अब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आजमाया जा सकता था। इसके अलावा उन्हें भारतीय किसानों की समस्याओं तथा मानसिकता की बुनियादी समझ भी थी और उनके साथ हमदर्दी भी। इसलिए वे किसानों को आकर्षित करके राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने में समर्थ थे। इस तरह वे भारतीय जनता के सभी वर्गों को भार कर और उनमें एकता कायम करके एक जुझारू राष्ट्रीय जन आंदोलन खड़ा करने में समर्थ रहे। गांधी जी और उनके विचार। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। ब्रिटेन में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। न्याय की उच्च भावना से प्रेरित होकर उन्होंने उस नस्लवादी अन्याय, भेदभाव और हीनता के खिलाफ संघर्ष किया जिसका शिकार दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशों में भारतीयों को होना पड़ रहा था। भारत से दक्षिण अफ्रीका पहुँचे मजदूरों और व्यापारियों को मत देने का अधिकार नहीं था। उन्हें पंजीकरण कराना तथा चुनाव कर देना पड़ता था। उनको गंदी और भीड़ भरी उन बस्तियों में रहना होता था जो उनके लिए निर्धारित थीं। कुछ दक्षिण अफ्रीकी उपनिवेशों में एशियाई अफ्रीकी लोग रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और न ही सार्वजनिक फुटपाथों का प्रयोग कर सकते थे। गांधी जी इन स्थितियों के विरोध में चलने वाले संघर्ष के शीघ्र ही नेता बन गए और 1893 से 94 में भी दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी अधिकारियों के खिलाफ एक बहादुराना मगर असमान संघर्ष चला रहे थे। लगभग 2 दशक लंबा यही वह संघर्ष था जिसके दौरान उन्होंने सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह नामक तकनीक का विकास किया। उनके अनुसार एक आदर्श सत्याग्रही सत्य प्रेमी और शांति प्रेमी होता है, मगर वह जिस बात को गलत समझता है उसे स्वीकार करने से दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर देता है। ठीक है, वह गलत काम करने वालों के खिलाफ संघर्ष करते हुए हंसकर कष्ट सहन करता है। यह संघर्ष उसके सत्य प्रेम का ही अंग होता है, लेकिन बुराई का विरोध करते हुए भी वह बुरे से प्रेम करता है। एक सच्चे सत्याग्रही को प्रकृति में घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। इसके अलावा वह एकदम निडर होता है, चाहे जो परिणाम हो वह बुराई के सामने नहीं झुकता। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा कायरों और कमजोरों का अस्त्र नहीं है। केवल निडर और बहादुर लोग ही इसका उपयोग कर सकते हैं। वे हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार समझते थे। 1920 में अपने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया में एक प्रसिद्ध लेख में वे लिखते हैं कि अहिंसा हमारी प्रजाति का धर्म है, जैसे हिंसा पशु का धर्म है। परंतु अगर केवल कायरता और हिंसा में किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। भारत कायरतापूर्वक असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होते देखता रहे। इसके बजाय मैं उसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करूंगा। एक जगह उन्होंने अपने पूरे जीवन दर्शन की व्याख्या बस इस प्रकार की है: सत्य और अहिंसा ही वह अकेला धर्म है
जिसका मैं दावा करना चाहता हूँ। मैं किसी भी परमाणवीय शक्ति का दावा नहीं करता। ऐसी कोई शक्ति मुझ में नहीं है। गांधी जी के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी था कि वे विचार और कर्म में कोई अंतर नहीं रखते। उनका सत्य अहिंसा दर्शन जोशीले भाषणों और लेखों के लिए न होकर रोजमर्रा के जीवन के लिए था। इसके अलावा साधारण जनता की संघर्ष की क्षमता पर गांधी जी को अटूट भरोसा था। उदाहरण के लिए 1915 में जब मद्रास में उनका स्वागत किया गया तो दक्षिण अफ्रीका में अपने साथ संघर्ष करने वाले साधारण लोगों के बारे में उन्होंने कहा, आप कहते हैं कि इन महान स्त्री पुरुषों को प्रेरणा मैंने दी, मगर मैं इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर सकता। उल्टे जरा से भी इनाम की आशा किए बिना श्रद्धा के साथ कोई काम करने वाले इन सीधे साधे लोगों ने ही मुझे प्रेरणा दी, मुझे अपनी जगह पर अडिग रखा तथा जिन्होंने अपने बलिदान के द्वारा, अपनी महान श्रद्धा के द्वारा तथा महान ईश्वर में अपने महान विश्वास के द्वारा मुझसे वह सब कराया जो मैं कर सका। इसी तरह 1942 में जब उनसे पूछा गया कि वे साम्राज्य की शक्ति का सामना कैसे कर सकेंगे, तो उन्होंने उत्तर दिया, लाखों लाख मूक जनता की शक्ति के द्वारा। गांधी जी 46 वर्ष की आयु में 1915 में भारत लौटे। वे एक वर्ष तक देश का भ्रमण किया और भारतीय जनता की दशा को समझा। फिर उन्होंने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, जहां उनके मित्रों और अनुयायियों को रहकर सत्य और अहिंसा को समझना तथा व्यवहार करनी पड़ता था। उन्होंने संघर्ष की अपनी नई विधि के साथ यहाँ प्रयोग भी करना आरंभ किया। चंपारण का सत्याग्रह 1917। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला अपना बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय निलहे बेहद अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा निलहों द्वारा तय दामों पर नील बेचना पड़ता था। इसी तरह की परिस्थितियां पहले बंगाल में भी रही थीं, मगर 1859 से 1861 के काल में एक बड़े विद्रोह के द्वारा वहां के किसानों ने निलहे साहब से मुक्ति पा ली थी। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष की कहानी सुनकर चंपारण के अनेक किसानों ने उन्हें वहां आकर उनकी सहायता का निमंत्रण दिया। गांधी जी बाबू राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख और महादेव देसाई के साथ 1917 में वहां पहुंचे और किसानों की हालत की विस्तृत जांच पड़ताल करने लगे। जिले के क्रोधान्वित अधिकारियों ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, मगर उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया और जेल मुकदमे के लिए तैयार रहे। सरकार ने मजबूत होकर पिछला आदेश रद्द कर दिया और एक जांच समिति बिठाई, जिसके एक सदस्य स्वयं गांधी जी थे। अंततः किसान जिन समस्याओं से पीड़ित थे उनमें कमी हुई। इस तरह भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली लड़ाई गांधी जी ने जीत ली। चंपारण में उन्होंने एक वह भयानक गरीबी भी देखी जो भारतीय किसान के जीवन का अंग थी। अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल। सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों और मिल मालिकों के एक विवाद में हस्तक्षेप किया। उन्होंने मजदूरों की मजदूरी में 35% वृद्धि की मांग करने तथा हक के लिए हड़ताल पर जाने की राय दी। 35% वृद्धि की मांग करने तथा इसके लिए हड़ताल पर जाने की राय दी।
लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि हड़ताल के दौरान मजदूर मालिकों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग न करें। मजदूरों की हड़ताल जारी रखने के संकल्प को बल देने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया। उनके अनशन ने मिल मालिकों पर दबाव डाला और वे नरम पड़कर मजदूरी 35% बढ़ाने पर सहमत हो गए। सन 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की फसल चौपट हो गई, मगर सरकार ने लगान छोड़ने से एकदम इनकार कर दिया और पूरा लगान वसूलने पर उतारू हो गई। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और उन्हें राय दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती वे लगान देना बंद कर दें। जब यह खबर मिली कि सरकार ने केवल उन्हीं किसानों से लगान वसूलने के आदेश दिए हैं जो लगान दे सकते हैं, तो तभी यह संघर्ष वापस लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हीं नौजवानों में से एक थे जो खेड़ा के किसान संघर्ष के दौरान गांधी जी के अनुयायी बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हीं नौजवानों में से एक थे जो खेड़ा के किसान संघर्ष के दौरान गांधी जी के अनुयायी बने थे। इन अनुभवों ने गांधी जी को जनता के घनिष्ठ संपर्क में ला दिया और जीवन भर उनके हितों की सक्रिय रूप से रक्षा करते रहे। वे वास्तव में भारत के ऐसे पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने अपने जीवन पद्धति को साधारण जनता के जीवन से एकाकार कर लिया था। जल्द ही वे गरीब भारत, राष्ट्रवादी भारत और विद्रोही भारत के प्रतीक बन गए। गांधी जी को तीन दूसरे लक्ष्य भी जान से प्यारे थे। इनमें पहला था हिंदू और मुसलमान एकता, दूसरा था छुआछूत विरोधी संघर्ष और तीसरा था देश की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना। अपने लक्ष्यों को उन्होंने एक बार संक्षेप में इस प्रकार रखा था: मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें सबसे निर्धन व्यक्ति भी इसे अपना देश समझे और इसके निर्माण में उसकी प्रभावी भूमिका हो। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों का कोई उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न हो, जिसमें सभी समुदाय पूरे सद्भाव के साथ रहते हों। इस प्रकार के भारत में छुआछूत नामक कोड़ के लिए कोई जगह नहीं होगी। स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार होंगे। मेरे सपनों का भारत यही है। गांधी जी एक धर्मपरायण हिंदू थे, मगर उनका सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टिकोण संकुचित न होकर बहुत व्यापक था। उन्होंने लिखा, भारतीय संस्कृति न तो पूरी तरह हिंदू है, न ही इस्लामी और न ही कोई और संस्कृति, इसका सब का समन्वय है। वे चाहते थे कि भारतीय अपनी संस्कृति में पूरी तरह लीन हो, मगर साथ ही दूसरी विश्व संस्कृति में जो कुछ अच्छे तत्व मिलते हैं उन्हें स्वीकार करें। उन्होंने लिखा है, मैं चाहता हूँ कि जितनी स्वतंत्रता के साथ संभव हो सभी देश की संस्कृतियों की बयारें मेरे घर में से गुजरें, लेकिन इनमें से किसी बयार के आगे लड़खड़ा जाना मुझे मंजूर नहीं है। दूसरे के घरों में किसी घुसपैठिए, किसी भिखारी या किसी दास की तरह रहना मुझे मंजूर नहीं है। रोलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह। दूसरे राष्ट्रवादियों की तरह गांधी जी को भी रोलेट कानून से धक्का लगा। फरवरी 1919 में उन्होंने एक सत्याग्रह सभा बनाई जिसके सदस्यों ने इस कानून का पालन न करने तथा गिरफ्तारी और जेल जाने का सामना करने की शपथ ली। संघर्ष का यह एक नया रूप था।
राष्ट्रवादी आंदोलन चाहे नरमपंथियों के नेतृत्व में हुआ हो या गर्मपंथियों के, अभी तक व्यापक नहीं हो पाया था। बड़ी सभाएं और प्रदर्शन, सरकार से सहयोग करने में इनकार, विदेशी वस्त्रों तथा स्कूल का बहिष्कार, व्यक्तिगत आतंकवादी कार्रवाई, अभी तक राजनीतिक कार्य के यही रूप राष्ट्रवादियों को ज्ञात थे। सत्याग्रह ने फौरन ही आंदोलन को एक नए और उच्चतर स्तर तक उठा दिया। अब मात्र आंदोलन करने तथा अपने असंतोष और क्रोध को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने की जगह अब राष्ट्रवादी सक्रिय कार्य भी कर सकते थे। इसके अलावा इस विधि को किसानों, दस्तकारों, शहरी गरीबों के राजनीतिक समर्थन पर अधिकाधिक निर्भर रहना था। गांधी जी ने राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं से गांवों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने समझाया कि भारत वहीं बसता है। उन्होंने राष्ट्रवाद को अधिकाधिक साधारण जनता की ओर मोड़ा। खादी यानी घर में सूत काटकर घर में बुना गया कपड़ा इस रूपांतरण का प्रतीक थी और जल्द ही यह सभी राष्ट्रवादियों का लिबास बन गई। श्रम की महिमा और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाने के लिए गांधी जी स्वयं रोज सूत काटते थे। उन्होंने कहा कि भारत की मुक्ति तभी संभव है जब जनता नींद से जाग उठे और राजनीति में सक्रिय हो। जनता ने भी गांधी जी के आह्वान का जोरदार स्वागत किया। 1919 में मार्च और अप्रैल महीनों में भारत में अभूतपूर्व राजनीतिक जागरण आया। लगभग पूरा देश एक नई शक्ति से भर उठा। हड़तालें, काम रोको अभियान, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। हिंदू मुसलमान एकता के नारे हवा में गूंजने लगे। पूरे देश में बिजली की लहर दौड़ गई। भारतीय जनता विदेशी शासन के अपमान को और सहने को तैयार नहीं थी। जलियांवाला बाग का हत्याकांड। सरकार इस जन आंदोलन को कुचल देने पर आमादा थी। बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली तथा दूसरे नगरों में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बार-बार लाठियों और गोलियों का प्रहार हुआ। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक शक्तिशाली हड़ताल का आह्वान किया। जनता ने अभूतपूर्व उत्साह से इसका अनुसरण किया। सरकार ने इस जन प्रतिरोध का सामना खासकर पंजाब में दमन से करने का निश्चय किया। इस समय सरकार ने आधुनिक इतिहास का एक सबसे भयंकर राजनीतिक अपराध भी किया। पंजाब में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी मगर भारी भीड़ अपने लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुई। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने शहर की जनता को आतंक द्वारा वश में करने का निश्चय किया। जलियांवाला बाग बहुत बड़ा बाग था, मगर इसमें से निकलने का केवल एक रास्ता था। शेष 3 ओर से यह मकानों से घिरा था। डायर ने बाग को फौज द्वारा घेर लिया और निकास द्वार पर एक फौजी दस्ता खड़ा कर दिया। उसके बाद उसने अपने फौजियों को राइफलों और मशीन गनों द्वारा अंदर घिरी भीड़ पर गोली बरसाने का हुक्म दिया। वे तब तक गोली बरसाते रहे जब तक कि गोलियां खत्म न हो गईं। हजारों लोग मरे और घायल हुए। इस हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और लोगों पर अत्यंत जंगली किस्म के अत्याचार ढाए गए। एक उदारवादी वकील शिव स्वामी अय्यर ने, जिन्हें सरकार ने नाइट की उपाधि दी थी, पंजाब के अत्याचारों के बारे में लिखा था। जलियांवाला बाग में लोगों को बिखरने का अवसर दिए बिना सैकड़ों निहत्थे लोगों का कत्लेआम, गोलीबारी में घायल सैकड़ों लोगों की
लोगों की दशा के प्रति जनरल डायल की बेरुखी, जो लोग बिखर कर भागने लगे थे उन पर मशीन गनों से गोलीबारी, लोगों पर सार्वजनिक रूप से कोड़े बरसाना, हजारों छात्रों को उपस्थिति जताने के लिए 16 मील दूर प्रतिदिन जाने का आदेश, हजारों छात्रों को 16 मील दूर प्रतिदिन जाने का आदेश, उपस्थिति जताने के लिए 500 छात्रों और प्रोफेसरों की गिरफ्तारी और नज़रबंदी, 5 से 7 वर्ष के स्कूली बच्चों को भी डंडे की सलामी के लिए परेड में स्कूली बच्चों को भी झंडे की सलामी के लिए परेड में उपस्थित रहने के लिए बाध्य करना, एक विवाह मंडली पर कोड़ों की बारिश, डाक पर सेंसर, 6 सप्ताहों तक बादशाही मस्जिद पर ताला, किसी ठोस कारण के बिना लोगों की गिरफ्तारी और नज़रबंदी, इस्लामी स्कूल के 6 सबसे बड़े बच्चों पर कोड़ों की मार, केवल इसलिए कि वे स्कूली बच्चे थे और बड़े बच्चे थे। गिरफ्तार लोगों को खुलेआम बंद रखने के लिए बड़े पिंजरे का निर्माण, खुलेआम बंद रखने के लिए दंड के नए रूपों का आविष्कार, जैसे सड़क पर रेंग कर चलने के आदेश, कूदते हुए चलने के आदेश आदि, जो नागरिक या सैनिक किसी भी कानून प्रणाली के लिए अज्ञात है। लोगों को एक ही बेड़ी में आपस में जकड़ कर रखना और उन्हें खुली ट्रकों में 15-15 घंटों तक रखना, निहत्थे नागरिकों के खिलाफ हवाई जहाज़ों और लेविस गनों तथा वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली के नवीनतम तामझाम का उपयोग, लोगों को बंधक बनाना, गैर हाजिर लोगों का हाजिर कराने के लिए उनकी संपत्ति को जब्त और नष्ट करना, हिंदू मुस्लिम एकता के परिणाम जताने के लिए एक हिंदू और एक मुसलमान को एक ही बेड़ी में जकड़ कर रखना, भारतीय घरों का पानी और बिजली काट देना, भारतीय घरों में पंखे हटाकर यूरोपियों को उपयोग के लिए दे देना, भारतीयों के सभी वाहनों को लेकर उपयोग के लिए यूरोपियों को दे देना, ये सब उस मार्शल लॉ प्रशासन की अनेक घटनाओं में से कुछ एक हैं जिसने पंजाब में आतंक राज्य कायम किया है तथा जनता को हिला कर रख दिया है। पंजाब की घटनाएं जब लोगों को ज्ञात हुईं तो पूरे देश में भय की एक लहर सी दौड़ गई। साम्राज्यवाद तथा विदेशी शासन जिस सभ्यता का दावा करते थे, उसके पर्दे में छिपे घिनौने चेहरे और बर्बरता का जीता जागता रूप लोगों ने देखा। जनता ने इस कष्ट का वर्णन महान कवि और मानवतावादी रचनाकार रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया है, जिन्होंने इसके विरोध में अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी। उन्होंने घोषणा की, वह समय आ गया है जब सम्मान के प्रतीक अपमान अपने बेमेल संदर्भ में हमारे शर्म को उजागर करते हैं, और मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, सभी विशिष्ट उपाधियों से रहित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़े होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित क्षुद्रता के कारण मानव जीवन के अयोग्य अपमान को सहने के लिए बाध्य हो सकते हैं। खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922। खिलाफत आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई धारा बही। हम देख चुके हैं कि शिक्षित मुसलमानों की नई पीढ़ियां तथा पारंपरिक मौलवियों और धर्मशास्त्रियों के एक भाग अधिकाधिक उग्रपंथी और राष्ट्रवादी बनते जा रहे थे। लखनऊ समझौते ने हिंदुओं और मुसलमानों की साझी राजनीतिक गतिविधियों के लिए पहले ही जमीन तैयार कर रखी थी। रोलेट कानून विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन
ने समूची भारतीय जनता को एक समान प्रभावित किया था और हिंदू मुसलमान दोनों को राजनीतिक आंदोलन में ले आया था। उदाहरण के लिए राजनीतिक गतिविधियों के क्षेत्र में हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल दुनिया के सामने रखने के लिए मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को आमंत्रित किया था कि वे दिल्ली की जामा मस्जिद के मिंबर से अपना उपदेश दें। इसी तरह अमृतसर में सिखों ने अपने पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर की चाबी एक मुसलमान नेता डॉक्टर किचलू को सौंप दी थी। अमृतसर में यह राजनीतिक एकता सरकार के दमन के कारण थी। हिंदू और मुसलमानों को एक ही बेड़ियां पहनाई गई थीं, एक साथ जमीन पर रेंगकर चलने के आदेश दिए गए थे और एक ही साथ पानी पीने को कहा गया था, जबकि एक हिंदू आमतौर पर किसी मुसलमान के हाथों से पानी नहीं पीता था। इस वातावरण में मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ने खिलाफत आंदोलन की शक्ल ली। ब्रिटेन तथा उसके सहयोगियों ने तुर्की की उस्मानिया सल्तनत के साथ जो व्यवहार किया था, जिस तरह उसके टुकड़े करके थ्रेस को हथिया लिया था, राजनीतिक चेतना प्राप्त मुसलमान उसके आलोचक थे। यह कार्य भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज के वादे के विपरीत था कि हम तुर्की को एशिया माइनर और थ्रेस की उस समृद्ध और प्रसिद्ध भूमि से वंचित करने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, जो नस्लीय दृष्टि से मुख्य रूप से तुर्क है। मुसलमानों का यह भी मत था कि तुर्की के सुल्तान को अनेक लोग खलीफा अर्थात धार्मिक मामलों में मुसलमानों के प्रमुख मानते थे और उनकी स्थिति पर आंच नहीं आनी चाहिए। शीघ्र ही अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हजरत मोहनी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी गठित हो गई और देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। दिल्ली में नवंबर 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ने फैसला किया कि अगर उनकी मांगें न मानी गई तो वे सरकार से सहयोग करना बंद कर देंगे। इस समय मुस्लिम लीग पर राष्ट्रवादियों का नेतृत्व था। उसने राजनीतिक प्रश्नों पर राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके आंदोलन का पूरा समर्थन किया। अपनी इस योजना को स्वीकार कर लिया गया कि जब तक पंजाब तथा खिलाफत संबंधी अत्याचारों की भरपाई नहीं होती और स्वराज स्थापित नहीं होता, सरकार से असहयोग किया जाएगा। लोगों से आग्रह किया गया कि वे सरकारी शिक्षा संस्थाओं, अदालतों और विधानमंडलों का बहिष्कार करें, विदेशी वस्त्रों का त्याग करें, सरकार से प्राप्त उपाधियां और सम्मान वापस करें तथा हाथ से सूत काट कर बुनकर खादी का इस्तेमाल करें। बाद में सरकारी नौकरी से इस्तीफा तथा कर चुकाने से इनकार करने को भी इस कानून में शामिल कर लिया गया। फौरन ही कांग्रेस वालों ने चुनाव से नाम वापस ले लिए और जनता ने भी अधिकांशतः उसका बहिष्कार ही किया। सरकार तथा उसके कानून के इस अत्यंत शांतिपूर्ण उल्लंघन के इस निर्णय को दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अनुमोदित भी किया गया। गांधी जी ने नागपुर में घोषणा की कि ब्रिटिश जनता यह बात चेत ले कि अगर वह न्याय नहीं करना चाहती तो साम्राज्य को नष्ट करना प्रत्येक भारतीय का पूरा परम कर्तव्य होगा। तो साम्राज्य को नष्ट करना प्रत्येक भारतीय का पूरा परम कर्तव्य होगा। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किए गए। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को अब भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। कांग्रेस का नेतृत्व अब 15 सदस्यों की एक वर्किंग कमेटी को सौंपा गया, जिसमें अध्यक्ष और सचिव शामिल थे।
इससे कांग्रेस एक निरंतर विद्यमान राजनीतिक संगठन के रूप में काम करने लगी और उसके प्रस्तावों को लागू करने के लिए उसे एक उपकरण भी मिल गया। कांग्रेस का संगठन अब गांवों, छोटे कस्बों और मोहल्लों तक भी फैलने वाला था। सदस्यता शुल्क घटाकर प्रति वर्ष 4 आने आज के 25 पैसे कर दिया गया, ताकि निर्धन ग्रामीण और नगर के निर्धन लोग भी उसके सदस्य बन सकें। अब कांग्रेस का चरित्र बदल गया। वह विदेशी शासन से मुक्ति के राष्ट्रीय संघर्ष में जनता की संगठनकर्ता और नेतृत्वकर्ता बन गई। प्रसन्नता की एक